निश्चित रूप से जो कांग्रेस की कला है वो सामने दिखाई दी है। जो शैलजा कुमारी ने वहाँ पर किया वो दिखाई दिया है और ये जो कांग्रेस को कांग्रेस हराती है उसने एक बार फिर साबित किया है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि शैलजा कुमारी का उत्तराखंड आने से क्या होगा, उन्होंने जिस प्रकार करण मारा को ठिकाने लगाने का काम किया, मतलब लड़ाई आमने सामने करण मारा को भी लगने लगा कि इनकी एक तरफा नहीं सुनी जानी चाहिए। धामी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्हें मालूम है कि अगर केदारनाथ भी हार गए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। केदारनाथ के भीतर जो ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण हटाने के नाम पर और वहाँ सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। करण मारा वर्सेस गणेश गुदियाल दिखाई दे रहा है, हरीश रावत वर्सेस प्रीतम सिंह भी दिखाई दे रहा है, वहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब जिस लेवल पे अब बीजेपी आ गई है, उनको लगता है कि इसको अगर नहीं जीतेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मंगलौर और बद्रीनाथ का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस केदारनाथ की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन इस बीच हरियाणा हो गया और जिसकी कल्पना उत्तराखंड में बैठे कांग्रेस के नेताओं ने भी नहीं की थी। अधिकांश नेताओं की हरियाणा में ड्यूटी भी लगी और वो देखकर वापस लौटे हैं उत्तराखंड में और आने वाले समय में केदारनाथ का चुनाव होना है। तो जो हरियाणा में हुआ, कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह हरियाणा में देखने को मिली, उससे कांग्रेस के नेता पहले से वाकिफ़ हैं। 2019 में ऐसा ही कुछ हुआ और अमूमन हर चुनाव में कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान करती आई है। अब राहुल गांधी हरियाणा में आंख मूंदे बैठे रहे, क्या रहा वो एक अलग विषय है, लेकिन केदारनाथ में क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से अब बीजेपी को एक बूस्ट मिला है हरियाणा के बाद और बीजेपी के नेता अब सक्रिय हो गए हैं, यानी कि एक तरह से आंखों में चमक लौट आई है भाजपा के नेताओं की केदारनाथ चुनाव को लेकर। क्या असर पड़ेगा केदारनाथ में, इस तमाम मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हैं। गजेंद्र जी, कांग्रेस ने तो ये मान लिया था कि हम मंगलौर जीते, बद्रीनाथ जीते, अब केदारनाथ भी होने वाला है, लेकिन अचानक हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके बाद तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं कांग्रेस के। क्या होने वाला है? निश्चित रूप से जो हरियाणा में हुआ वो उनके लिए अपेक्षित नहीं था और ये तमाम जो मीडिया हाउसेज और जो बड़े बड़े सर्वे चैनल्स थे उसने उनके ऊपर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए कि आखिरकार जो सर्वे 4 दिन पहले कुछ और बता रहे थे वो तस्वीर उलट कैसे हो गई। ये सवाल सबके लिए बड़ा रहेगा। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है तो उत्तराखंड का तो अभी हमने देखा कि जब लगातार 3 बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वापसी में और उत्तराखंड से लगातार तीनों बार जो है 5-5 सीटें जीतने का काम हुआ, उसके तुरंत बाद जब मंगलौर और बद्रीनाथ का जो चुनाव हुआ उसमें स्टेट गवर्नमेंट सीट नहीं बचा पाई, दोनों सीटें हार गई। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कुछ ऐसा हुआ या उस हरियाणा की जीतने से उत्तराखंड में कुछ ऐसा होगा। ये इसलिए भी संभव नहीं है कि अगर ऐसा होता तो जिस उत्तराखंड में अभी आपने एक सांसद 1.5, 2, 3 लाख वोट से जीत रहे थे इसी प्रदेश के भीतर, और उसी में आप लगातार 2 जो है उपचुनाव हार गए। तो 2 उपचुनाव की जो हार है वो केदारनाथ को मामले में कुछ इनका बचाव कर पाएगी, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा। निश्चित रूप से जो कांग्रेस की कला है वो सामने दिखाई दी है। जो शैलजा कुमारी ने वहाँ पर किया वो दिखाई दिया है और पूरे देश में इतिहास है। अभी भी अगर आप सरकारों को उठाकर देख लें तो जितनी सरकारें हैं, जितने लोग हैं, उनमें से भी आपको दिखाई देगा कि जो 60 से 70% वो लोग हैं जो सरकारों में हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब कांग्रेस से निकल कर गए हैं। और ये जो कांग्रेस को कांग्रेस हराती है उसने एक बार फिर साबित किया है। शैलजा कुमारी तो उत्तराखंड से सीधा कनेक्शन भी है ना, प्रभारी हैं वो, अब आएंगी वो, केदारनाथ का चुनाव उनको निपटाना है और अध्यक्ष करण मेहरा के साथ उनकी कुछ अच्छी बन नहीं रही है। एक सूची थी उनकी, वो उन्होंने दरकिनार कर दी जो नियुक्तियां की गई थी संगठन में। तो ये जो लड़ाई है, अब शैलजा ने जो रूप दिखाया है हरियाणा में चुनाव के बाद, मैंने देखा कि कई चैनलों में जब वो बैठी तो खिलखिलाकर हंस रही थी, कह रही थी मैं तो चुनाव लड़ना चाहती थी, पार्टी ने लड़ा नहीं। उन्होंने तो एक तरह से खूंटा गाड़ दिया जो हरियाणा में। तो वो जो एकदम से, क्या उत्तराखंड में पटरी खा पाएगी अध्यक्ष में, प्रभारी में, क्या ये असर तो देखने को नहीं मिलेगा? इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की बातें इस हरियाणा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शैलजा को लेकर हरियाणा में कही, उन्होंने कहा कि शैलजा कुमारी का बीजेपी में स्वागत है। तो हो सकता है कि उनकी जो खिलखिलाहट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस रोती हुई बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने पूरे चुनाव में जहाँ भी खड़ी दिखाई दी है, हो सकता है उसी का संकेत हो गया, अब उनका वहाँ जाने का समय आ गया। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि शैलजा कुमारी का उत्तराखंड आने से क्या होगा, उन्होंने जिस प्रकार करण मारा को ठिकाने लगाने का काम किया कि भाई करण मारा ने कोई जिलाध्यक्ष बनाए, कुछ बनाए और उनकी सूची रद्द कर दी गई। ये काम स्लाइटली उनको बुला के भी हो सकता है कि आप जो भी निर्णय लेंगे पहले कर सकते थे, लेकिन करण मारा ने उनकी बात भी नहीं सुनी। एक और जो नई बात निकल कर आई है वो ये है कि 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया
और शैलजा कुमारी ने जो है करण मारा को आदेश दिया था कि आप केदारनाथ के लिए बद्रीनाथ के जो विधायक हैं लखपत बुटोला और जो देवप्रयाग वाले पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं मंत्री प्रसाद नैथानी, इन दोनों लोगों को केदारनाथ का प्रभारी बना दीजिए। 1 महीने से ज़्यादा हो गया और करण मारा ने भी उनको ठिकाने लगा दे एक प्रकार से, मतलब लड़ाई आमने सामने करण मारा को भी लगने लगा कि इनकी एक तरफा नहीं सुनी जानी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो शैलजा सोच रही होगी वो अपने अनुसार काम कर लेगी, तो ऐसा शायद अब संभव नहीं है। और जिस प्रकार की उनकी नाराज़गी थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस प्रकार से शैलजा के कारण भी जो है हरियाणा चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज़्यादा उनको कंसिडर किया जाएगा। आपने कहा कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा हरियाणा का, क्योंकि उपचुनाव लगातार दो दो सीटें तो आप हार ही गए हैं। वो पहली बार हुआ उत्तराखंड के इतिहास में और मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा डेंट था ये। लेकिन हरियाणा का जैसे ही रिजल्ट सामने आया, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच गए, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो गई और उससे पहले तो वो केदारनाथ में जाके कहकर आ गए हैं कि चुनाव से पहले विधायक मिल गया है आपको, मैं तो विधायक के तौर पर काम करूंगा। और दर्जनों घोषणाएं उन्होंने विकास योजनाओं की कर दी है। तो ये जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं और जिस तरह से दिल्ली में आप उनका वो दिखाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसके बोझ तले कहीं कांग्रेस के अरमान दब तो नहीं जाएंगे, जिस तरह से ताकत झोंक दी है अब बीजेपी ने? उनके पास विकल्प क्या बचा हुआ है? धामी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो 5 मिनिस्टर वहाँ लगाए गए हैं, उन्हें क्यों लगाया गया है? उन्हें मालूम है कि अगर केदारनाथ भी हार गए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिस प्रकार की वो घोषणाएं वहाँ पर केदारनाथ में करके आए, इससे और बड़ी घोषणा बद्रीनाथ में की थी। बद्रीनाथ में धामी का हमने बयान सुना था कि भाई ये चौथा इंजन लगने जा रहा है। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूँ। उन्होंने कहा महेंद्र भट्ट यहाँ पर राज्यसभा चले गए और जो राजू भंडारी हैं उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा, यही उनको मैसेज था। इस प्रकार की वहाँ बातें कही गई थी। उसके बाद भी वहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया। केदारनाथ का जो चुनाव है इतना आसान अभी भी नहीं है। बहुत सारी स्थितियाँ जो परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी बातें भी आने वाले समय में सामने आएंगी। असल बात ये कि क्या केदारनाथ विधानसभा के लोग इस बात को अब डिनाई करेंगे कि जो दिल्ली में केदारनाथ की ब्रांच खुल रही थी वो किसकी साजिश थी? वो कौन लोग थे जो मुख्यमंत्री को दिल्ली ले गए थे? वो कौन से अधिकारी थे? उनके क्या वाइड इंटरेस्ट थे? केदारनाथ में 228 किलो सोने का मसला क्या सुलट गया? केदारनाथ की यात्रा को जो बाधित करने के जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उनका भी किसी के पास कोई वो नहीं है। केदारनाथ के भीतर जो ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण हटाने के नाम पर और वहाँ सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, जो वहाँ के हक हकूकदारी हैं, जो केदारनाथ का मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान से क्या अब वहाँ के हक हकूकदारी, वहाँ का ब्राह्मण समाज, वहाँ पुजारी पंडे, वो तमाम जो लोग हैं, क्या वो सेटिस्फाई हो गए? अगर वो नहीं हुए तो निश्चित रूप से आप हरियाणा जीत जाओ, आप पूरा देश जीतो। मैंने कहा ना कि आप जब केंद्र में मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद आप बद्रीनाथ हार रहे हैं, उसके बाद आप मंगलौर हार रहे हैं। तो दूसरे राज्य की चुनाव जीतने का इम्पैक्ट आपके स्टेट में कैसे आएगा, ये बड़े सवाल है। हो सकता है कि आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अभी भी जो स्थितियाँ हैं, निश्चित रूप से जो कांग्रेस में झगड़े वो चरम पर हैं। करण मारा वर्सेस गणेश गुदियाल दिखाई दे रहा है, हरीश रावत वर्सेस प्रीतम सिंह भी दिखाई देगा, वहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब आपको दिख रहा है वहाँ बिखरा हुआ है, लेकिन फाइनली वहाँ का जो मतदाता है, जो बगल में लखपत बुटोला जब जीत रहे थे चुनाव, तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ये आदमी जीत सकता है चुनाव। किसी को उम्मीद ही नहीं थी वहाँ काजी निजामुद्दीन जीत सकते हैं। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार, इतने मिनिस्टर, इतनी रैलियाँ, इतनी जनसभाएं, इतनी रोड शो के बावजूद ये नहीं जिता पाए। अब आप लगाइए कि आपने कमिश्नर वहाँ बैठा दिए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जाके वहाँ बैठा दिए, तमाम तरह की चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन जो विश्वास है, ये जो सवाल है, सवाल ये नहीं कि बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। सवाल ये है कि जो विश्वास टूटा है, उस विश्वास की बहाली के लिए धामी सरकार ने वहाँ के लोगों को क्या देने जा रही है, ये असल सवाल है। अब चुनाव से पहले तो इस प्रकार की सैकड़ों घोषणाएं होती हैं और हम तो इस बात के साक्षी हैं कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को, हजारों घोषणाओं को विलोपित करने का मैं खुद साक्षी हूँ। मेरे पास बहुत लंबी सूची है इन बातों की कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं विलोपित कर दी गई। तो सिर्फ चुनाव के लिए अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दीबाजी होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो जिस लेवल पे अब बीजेपी आ गई है, उनको लगता है कि इसको अगर नहीं जीतेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मेरा एक आखिरी सवाल है गजेंद्र जी। मैं कल कांग्रेस के एक नेता से मिला, उनका छोटा सा एक इंटरव्यू मैंने किया। उन्होंने कैमरे पर तो नहीं बोला, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने एक बात बोली। मैंने उनको बोला कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन नहीं हो पाया, क्या उसका असर था? क्या यहाँ पर इंडिया अलायंस जो आपने बद्रीनाथ में
करने की कोशिश की और बहुत कामयाब वो हुआ। क्या यहाँ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या इतना आसान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने पिछली बार 10,000 वोट लेकर आए। समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो भी 250-300 वोट ला रहा है। मंगलौर में आप 400 वोटों से जीते हो केवल। तो ये जो इंडिया अलायंस वाला जो मसला है वो केदारनाथ में फंसेगा, क्योंकि वहाँ वामपंथियों का भी थोड़ा बहुत वोट बैंक रहता है। बिखरा हुआ भले ही है, लेकिन वो वामपंथी सोच है जो बद्रीनाथ में भी थी। तो क्या सबको साथ लेकर चलेगी कांग्रेस, या फिर राहुल गांधी जैसे सोच रहे हैं कि मैं एक जननेता हो गया हूँ? ये जो बयार हमको दिख रही है कि केदारनाथ भी बीजेपी के हाथ से जा रहा है, ये हवा हवाई तो साबित नहीं हो जाए? केदारनाथ विधानसभा का अगर आप राज्य बनने से लेकर अब तक भी कभी वो रिजल्ट उठाकर देख लें तो बहुत कम ऐसे मौके देखने को मिले कि कोई बहुत बड़ी विक्ट्री हुई हो। जो मार्जिन है बहुत कम आ रहा है हमेशा, मतलब माइनर मार्जिन पे कोई भी, चाहे बीजेपी जीती है कांग्रेस जीती है, 5-7 हज़ार वोट, वहाँ 100, 200, 500 इस प्रकार के भी वहाँ रिजल्ट आए हैं। तो अगर कांग्रेस के लोगों को कोई इस प्रकार का घमंड है कि लोग कोई बहुत मजबूरी है कि धामी का शासन खराब है, डबल इंजन की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, इसलिए लोग उनको वोट देंगे, तो ये होता नहीं है। अभी अगर वहाँ पर इंद्रेश मैखुरी ने जो है बद्रीनाथ में उनको सपोर्ट करी तो वहाँ पर चुनाव जीतने में सफल हुए। ऐसे तमाम, हमारा अभी हरियाणा के भीतर भी आपने देखा कि कहीं 200, 400, 500, 1000, 2000 के वोट से अंतर से जीते हैं। तो टीम जो करण महारा इस प्रकार की बात ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर कह रही है तो ये करण महारा के लिए बड़ा सोचनीय विषय होगा कि करण महारा की टीम में ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर अध्यक्ष बनने के बाद 2 सीटें आप जीती, उसका यश अगर आपके सर पर है, अगर आप केदारनाथ हारेंगे तो उसका पीएस भी निश्चित रूप से आपके सर पर होगा। इनकी जो स्ट्रेटेजी सिंपल कोई भी आदमी जान सकता है कि जब आप सत्ता में नहीं है तो अगर आप कोई और तीसरा व्यक्ति या चौथा जो भी लड़ेगा चुनाव तो निश्चित रूप से तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए होगा। इसमें एक और बड़ी बात अभी ये निकल कर आने वाली है कि पिछले 2 चुनाव में जो व्यक्ति कुलदीप रावत सबसे मजबूती से वहाँ चुनाव लड़े, कुलदीप रावत सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ है। कुलदीप रावत क्या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? कुलदीप रावत भी टिकट दे देगी उनको? चर्चा ये बहुत, मतलब अभी बहुत सारी बातें कि शैला रानी रावत की बेटी को क्यों नहीं देगी। वो खुल के कह रही है कि जब सबके मृतक आश्रित को आपने टिकट दिया है, ये मृतक आश्रित की व्यवस्था बीजेपी कांग्रेस में चल रही है। वो खुल के, उसने परसों कोश्यारी जी के मंच पे ये बात कही कि मुझे क्यों नहीं देगा, मैं भी इसमें दावेदार हूँ और ये मेरा हक बनता है। तो इसलिए आप बहुत हल्के में अगर चुनाव लड़ोगे या कोई भी चीज़ होंगी, उसके दुष्परिणाम 2027 तक जाएंगे। और निश्चित रूप से अगर यहाँ पर केदारनाथ में धामी जी चूक गए तो धामी जी के लिए भी ये जो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो है सिरदर्द खड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, साफ है केदारनाथ का चुनाव सामने है और प्रतिष्ठा का विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 उपचुनाव हार चुके हैं। वो तीसरी हार का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार उनको रहना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि हरियाणा में अब चर्चा ये भी हो रही है मनोहर लाल खट्टर को बदलने का जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी वो काम कर गई। नायब सैनी उनको वापस, उनका चेहरा भाजपा को ले आया। तो क्या उत्तराखंड की परिपाटी रही है? त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी ऐसे हटाया गया था, वापस भाजपा आ गई। तो क्या ये खतरा भी अब पुष्कर सिंह धामी के लिए? तो केदारनाथ चुनाव न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि सत्ताधारी भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में, हालांकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन समय बहुत कम है, ये बताया जा रहा है कि नवंबर आखिर तक वहाँ चुनाव हो जाना है। तो ऐसे में क्या तैयारी कांग्रेस की आगे रहती है, उस पर रहेगी नज़र। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।